Good morning, class. Jai Sri Swaminarayan. Welcome back to our online classes for the economics, and we have completed the numericals in last video lectures. Now a new topic in the same subheading, that is determination of income and एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, उसके जो हमारा मेन टॉपिक है, जिस टॉपिक के पूरे 12 मार्क्स हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में पूरे 12 मार्क्स हैं, जिसमें हमारे वो सम जो हमने कैलकुलेट किए वो, और जो हम ये टॉपिक करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, ये इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वो सारी चीज़ें इसमें पूरे के पूरे आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो है पूरे 12 मार्क्स का आपका ये चैप्टर, ये टॉपिक जो है, जो मेन टॉपिक जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, पूरा जो है उसमें 3 से 4 छोटे छोटे चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं. वो आपके कितने होंगे, 12 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम के लिए बनते हैं. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करें प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड. ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लें जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर वाइज, और आगे जाके हमारा सिलेबस में भी ये चीज़ दी हुई है, तो वो हम पहले वो डिस्कस कर लें, उसके बाद हम जो हैं वो आगे बढ़ेंगे. ये जो मेन चीज़ें हैं, प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. लेकिन आज जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम कर लें, तो हम उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड के लिए. ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या होती है, उसको वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है, तो अगर वो हम कर लेंगे तो ये चैप्टर और ये मेन टॉपिक हमारा 12 मार्क्स का जो होगा वो कवर अप हो जाएगा. ओके, तो आज का हम टॉपिक जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉल्यूंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हम यहाँ पे आज के लिए करेंगे. तो सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके बाद हम इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे. ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स इट रिफर्स टू सिचुएशंस व्हेन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर गेटिंग वर्क. ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीज याद रखनी है. फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसी सिचुएशंस जहां पे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, व्हेन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क, मतलब जो लोग एबल हैं काम करने के लिए, एंड हु आर विलिंग टू वर्क, मतलब एबल होना और विलिंग होना काम करने के लिए, वो दो अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, तो जो एबल हैं और विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट. ठीक है, वेज रेट पे जो एग्जिस्टिंग वेज रेट, अभी मार्केट में जो वेज रेट चल रहा है, इस रेट के ऊपर काम करने के लिए एबल हैं और साथ साथ विलिंग भी हैं, इच्छा भी रखते हैं, और वर्क भी उन्हें मिल रहा है, गेटिंग भी वर्क. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस को हम क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट. मतलब कि जो लोग काम करने के कैपेबल हैं, जिनके पास काम करने का पावर है, जो इच्छा रखते हैं काम करने की, जो मार्केट में रेट चल रहा है, उनको जॉब भी मिल रही है, उनको काम भी मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट. Full employment refers to a situation when all those who are able to work and are willing to work at existing rate are getting the work. तो ऐसी सिचुएशन के मतलब कि जो काम करने के एबल हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं, एग्जिस्टिंग रेट पे जो भी रेट चल रहा है मार्केट में, वेज रेट, उसके ऊपर काम करने की इच्छा रखते हैं, उनको काम मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट. इट इज सिचुएशंस व्हेन डिमांड फॉर लेबर फोर्स इज इक्वल टू डिमांड सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स. मतलब कि ये एक ऐसी सिचुएशंस है जहां पे डिमांड फॉर लेबर फोर्स मतलब कि जो हमें वर्कर की डिमांड है और वर्कर की सप्लाई है, दोनों इक्वल हैं. ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट. तो आप समझते होंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स इज इक्वल टू देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, नो अनएम्प्लॉयमेंट, ये आप चीज समझते होंगे कि अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट है तो मतलब कि जो सिचुएशंस ऑल दोज वर्कर आर एबल टू वर्क, एबल हैं जो वर्क करने के लिए, और विलिंग टू वर्क हैं, उनको काम मिल रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में कुछ भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. पूरा का पूरा जितने भी लोग हैं सारे के सारे एम्प्लॉयड हैं. नहीं, ये सिचुएशंस, फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट इक्वल टू नो अनएम्प्लॉयमेंट. ऐसा नहीं कि फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि कहीं पे भी अनएम्प्लॉयमेंट लोग नहीं होंगे. वो कौन से लोग होंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट में भी अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो दोज आर द पीपल. ठीक है, वो कुछ ऐसे लोग होंगे जो पीपल जो वॉलंटरली चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, वो अपने हिसाब से वो चूज रहते हैं, वो खुद से सिलेक्ट करते हैं कि नहीं हमें काम नहीं करना है. दे आर एबल, हो सकता है कि उन्हें
जो एग्जिस्टिंग मार्केट रेट चल रहा है उस पर उनको काम नहीं करना है। सपोज कि एक ए इंडिविजुअल है, ठीक है, यहाँ पे एक ए बी सी डी ई इतने 5 वर्कर हैं एक पूरी इकोनॉमी में, इन सभी को काम मिल रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ये पूरी इकोनॉमी में है, यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उन सभी को काम मिल रहा है, जिनको काम करना है उनको काम मिल रहा है, ए को काम नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। नहीं, ए हो सकता है कि ए जो है वो काम करना ही नहीं चाहता, इज रिमेन अनएम्प्लॉयड बाय चॉइस, अपनी चॉइस के साथ वो अनएम्प्लॉयड रहता है। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, उसे एग्जिस्टिंग वेज रेट जो चल रहा है मार्केट में इकोनॉमी में उसके ऊपर उसे काम नहीं करना है, ही वांट्स मोर, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल दूं कि देयर इज एन 100 रुपीज पर डे टू वर्क, ठीक है, जो वर्कर जो हैं, जो एम्प्लॉय जो हैं विल गेट द 100 रुपीज पर डे टू वर्क, ठीक है। तो बी सी डी ई आर एग्री टू दैट, ठीक है, बी सी डी ई आर ऑल आर एग्री टू वर्क फॉर 100 रुपीज पर डे, लेकिन ए वांट्स 150 रुपीज पर डे। तो ये ए क्या है, ही इज नॉट विलिंग टू वर्क, ही इज गेटिंग वर्क, ही इज गेटिंग वर्क। अगर ये 100 रुपये में काम करना चाहता है डेफिनेटली इज गोइंग टू गेट द वर्क, बट ही इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना नहीं चाहता, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन दैट देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट इनटू द इकोनॉमी, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन इट दैट देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। यस, देयर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट, बट वर्कर ए इज रिमेन अनएम्प्लॉयड बाय हिज चॉइस, वो अपनी चॉइस से ही अनएम्प्लॉयड रहा है। क्यों? देयर इज एन वर्क इन द मार्केट, देयर इज वर्क इन टू द इकोनॉमी, बट ए डज नॉट वांट टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। जो मार्केट में वेज रेट चल रहा है 100 रुपये, उसके ऊपर उसे काम नहीं करना, उससे कितने चाहिए, 150 रुपीज चाहिए, तो इसलिए ये काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ही इज अनएम्प्लॉयड। लेकिन ये क्या है, अनएम्प्लॉयड रहा है, लेकिन वो क्या है, वॉल्यूंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या है ये? वॉल्यूंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट है, वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे कि ही रिमेन, मिस्टर ए हैज रिमेन अनएम्प्लॉयड वॉल्यूंटरीली, वो अपने हिसाब से खुद से वो अनएम्प्लॉयड रहा है। इफ ही इज वांटेड टू वर्क he can get the work, but he is remain unemployed by his choice, voluntarily he has remained the unemployed। तो ऐसी situations, अब फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि वहां पे पूरा का पूरा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, नहीं हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होगा, वॉल्यूंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट रहा होगा। तो वॉल्यूंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन some people remain voluntarily choose to remain unemployed, they are not willing to work at all or not willing to work at existing wage, ठीक है। individuals and individual who remain unemployed by their choice, an individual who remain unemployed by their choice or who are not willing to work at existing wage rate, such situation known as voluntary unemployment, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आप अपनी क्लास वर्क में भी लिखते जाओगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार 1 से 2 मार्क के क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वो बनते हैं, तो आपको यहाँ पे ये चीजें ध्यान में रखनी है। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स इट रिफर्स टू द सिचुएशंस, मतलब एक ऐसी सिचुएशंस व्हेन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क, मतलब हर वो इंसान जो काम करने के काबिल है, एंड हु आर विलिंग टू वर्क, जो अपनी इच्छा रखता है, चॉइस रखता है कि भाई जो भी मार्केट में रेट चल रहा है, वेज रेट चल रहा है, उसके ऊपर मुझे काम करना है, अगर उन लोगों को काम मिल रहा है तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इनटू द इकोनॉमीज,
वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रह सकती है। कैसे, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि भाई ABCD 4-5 लोग जो हैं ये वर्कर्स हैं एक इकोनॉमी में, इन चारों को काम मिल रहा है, लेकिन ए जो है वो अनएम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी चॉइस से रहा है, ठीक है, उसे जो है जो वेज रेट मार्केट में चल रहा है उसके ऊपर काम नहीं करना है, उससे ज़्यादा चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन को अगर ए जो है बाय चॉइस अनएम्प्लॉयड रहता है तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये आप फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट और वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया और आपको ये क्लास वर्क में भी लिखना है। क्लियर? ओके, इसके बाद है दूसरा टॉपिक, इसमें है इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। आगे हमने पढ़ा वो था वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, अब दूसरा है इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसे कैसी सिचुएशन को हम कहेंगे इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट? तो हम कहते हैं इट रिफर्स टू द सिचुएशन, ठीक है, ऐसी सिचुएशन व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। मतलब कि कुछ लोगों को जो है काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं बट ऑल्दो दे आर नॉट गेटिंग द वर्क। उन्हें क्या है कि भाई 100 रुपये काम वेज रेट चल रहा है, ठीक है, मुझे काम करना है, मैं 100 रुपये के लिए काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कहीं पे काम ही नहीं है, इकोनॉमी में कहीं पे काम ही नहीं है। ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे जो वर्कर्स जो होते हैं दे आर रेडी टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग देयर जॉब्स, ठीक है, उनको काम करने की जॉब ही नहीं मिल रही है, दे आर नॉट गेटिंग द टास्क, ठीक है, वो जॉब ही नहीं मिल रही है। तो इट रिफर्स टू दिस सिचुएशंस, मतलब ऐसी सिचुएशंस व्हेन सम पीपल, मतलब कुछ लोग जो हैं आर नॉट गेटिंग वर्क, जो लोग जो है काम नहीं मिल रहा, इवन व्हेन वो काम करने के लिए रेडी हैं, एग्जिस्टिंग रेट के ऊपर काम करने के रेडी हैं, फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। ये लोग जो है सम पीपल अनएम्प्लॉयड रह गए, उनको काम नहीं मिला, लेकिन वो क्या खुद से रहे बाय चॉइस वो अनएम्प्लॉयड रहे? नहीं, उनको क्या फोर्स से रहना पड़ा है, इनवॉलंटरली, वो इच्छा नहीं होने के बावजूद भी उनको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जब कुछ लोगों को काम नहीं मिल रहा है, इवन व्हेन दे आर रेडी टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग रेट वेज रेट, ठीक है, एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर वो रेडी हैं काम करने के लिए, फिर भी दे आर नॉट गेटिंग द वर्क, दैट सिचुएशन विल बी नोन एज इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज सिचुएशन व्हेन एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड मतलब इकोनॉमी में टोटल डिमांड कितनी है। तो इट इज सिचुएशन व्हेन एडी इज नॉट इनफ टू इंड्यूस फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एडी एग्रीगेट डिमांड मतलब कंट्री में इकोनॉमी में पूरी डिमांड जो है इतनी नहीं है कि जिसकी वजह से जो कंपनियां हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, वो अपनी कैपेसिटी का फुल्ली यूटिलाइज करें। वो मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखो, यहाँ पे सपोज एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी, उसकी कैपेसिटी है 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने का, मंथली कितना वो यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है? 1000। इसके लिए इसे 100 एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 100 एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। अब ये 1000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें 100 एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मार्केट में जो डिमांड जो है वो कितनी है? सिर्फ 800 यूनिट्स की ही डिमांड है। तो इसके लिए इसे कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? 80 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो बाकी के 20 लोगों की जो यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है, वो आर नॉट गेटिंग जॉब, वो ऐसे 20 लोगों को हम क्या कहेंगे? दे आर इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयड, ठीक है, ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयड। एक बार फिर से, इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयड मतलब कि सपोज एडी जो है वो इनफ नहीं है कि भाई जो भी बिजनेस यूनिट है वो पूरा का पूरा अपनी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करें। ए कंपनी है, ठीक है, ये इनकी कैपेसिटी है कि एक दिन में या फिर एक महीने में वो 1000 यूनिट बना सकते हैं, ठीक है, इनकी कैपेसिटी है, लेकिन मार्केट में डिमांड सिर्फ 800 यूनिट की है, तो ये 1000 यूनिट क्यों प्रोड्यूस करेंगे? नहीं करेंगे ना, दे विल ओनली प्रोड्यूस दी 800 यूनिट। अब जब 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 100 लोगों की जरूरत पड़ रही है, तो 800 यूनिट के लिए 80 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। तो जो बाकी के 20 लोग जो हैं वो क्या रह जाएंगे? अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, ठीक है, बाकी के 20 लोग क्या रह जाएंगे? अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। तो इन बाकी के 20 लोगों को हम कहेंगे दे आर इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयड। ये लोग 20 लोग जो हैं काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये कंपनी इन्हें काम पे रखने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की, तो वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 20 लोगों को हम क्या कहेंगे? दे आर वॉलंटरली इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस
इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क। वो 20 लोग जो थे उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे ऊपर काम करने के बावजूद भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है 20 लोगों को। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। ये कब सिचुएशन आती है? जब अगर एडी जो है, एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, जो हमारे नॉट इनफ टू इंड्यूस फुलर यूटिलाइजेशन। एडी हमारे यहाँ पे इस जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें कितना था? 800 यूनिट, ठीक है। लेकिन फुल यूटिलाइजेशन अगर कंपनी करती है तो उसका कितना होगा? 1000 यूनिट। तो ये जो 200 यूनिट की कम डिमांड है, इस चीज की वजह से 20 लोगों को कम जॉब मिल रही है। तो उन 20 लोगों को हम क्या कहते हैं? इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी एंड सम पीपल आर फोर्स्ड टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। ठीक है, इकोनॉमी वो क्या है? एक्सेस कैपेसिटी है, मतलब कि इकोनॉमी की हम फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं कैपेसिटी जो है। जैसे यहाँ पे एक कंपनी की यूटिलाइजेशन जो है हम नहीं कर पा रहे हैं, वैसे बहुत सारी कंपनियां की हम पूरे के पूरी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सेस कैपेसिटी है हमारी इकोनॉमी की। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज फुल्ली। ठीक है, हम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो ड्यू टू दैट सम पीपल हैज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड बाय फोर्स। ठीक है, कुछ लोगों को अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है, जैसे यहाँ पे 20 लोगों को रहना पड़ा। ठीक है, पीपल फेल्स टू गेट इनफ जॉब। जो लोग हैं उनको खुद की पूरी सभी जॉबें नहीं मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि आपको कहीं पे भी अगर आप एग्जाम में या फिर आपके इकोनॉमिक्स में आगे कहीं पे चैप्टर में भी कहीं पे भी लिखा हो कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो हमें क्या समझना है? प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि वो प्रॉब्लम क्या है? इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, इनवॉलंटरी मतलब कि लोग काम करने के लिए रेडी है बट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब। ठीक है, उनको काम नहीं मिल रहा है। तो अगर कहीं पे भी आगे कहीं पे भी आए कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो दैट मीन्स इट इज द प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वॉलंटरली एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट हम नहीं मानेंगे। कहीं पे भी अगर आपको आगे कहीं पे भी आता है कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ज्यादा है, तो दैट मीन्स पीपल आर, मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा लोग जो है, इतने % लोग जो हैं दे आर नॉट गेटिंग देयर जॉब्स। ठीक है, उनको जॉब नहीं मिल रही है। दे आर रेडी टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग दी वर्क। ठीक है, उनको काम नहीं मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये भी आपको क्लास वर्क में लिखना है। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, लेकिन जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है दैट ऑल यू हैव टू राइट डाउन इन योर क्लास वर्क। ओके, उसके बाद का टॉपिक है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम मीन्स, इक्विलिब्रियम मतलब ऐसी सिचुएशंस वेयर एडी इज इक्वल टू एएस, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, मतलब कि मार्केट की डिमांड और मार्केट में सप्लाई दोनों इक्वल हो, या फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों सही सेम हो। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। बट अगर हम बात कर रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट की, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई, ऐसा जरूरी नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी AD and AS may be equal even when resources are not fully utilized। ठीक है, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि AD और AS जो हैं इक्वल हो सकते हैं इवन व्हेन। ठीक है, इवन व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज, रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज। ठीक है, नॉट फुल्ली यूटिलाइज। इकोनॉमी के हम जितने भी रिसोर्सेज है वो हमने पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किए, फिर भी हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है मैच कर जाए। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसके लिए कि भाई सपोज इंडिया की एग्रीगेट डिमांड जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो कितने 100 करोड़ की है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूं, इंडियन इकोनॉमी जो है वो टोटल इनके रिसोर्सेज अगर हम टोटली फुली यूटिलाइज करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं, हम सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज करते हैं, तो हमारी इकोनॉमी कितनी है? 100 करोड़ की है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी जो है वो 100 करोड़ की है। लेकिन मार्केट में डिमांड जो है
वो कितनी है अभी 80 करोड़ की है, और इसी तरीके से सप्लाई भी है वो है क्या है 80 करोड़ की है। तो इस सिचुएशंस को हम क्या कहेंगे कि मार्केट में डिमांड भी 80 करोड़ की है और सप्लाई भी 80 करोड़ की है, मतलब AD इज इक्वल टू AS है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने अपना पूरा रिसोर्सेज जो है यूटिलाइज नहीं किया है। हमारे यूटिलाइज कितने हम कर सकते हैं 100 करोड़ कर सकते हैं, लेकिन हमने कितना किया है 80 ही किया है। तो ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती है, ठीक है, ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती है। तो हम जो है दस वी कैन थिंक दैट टू पॉसिबल सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम की जो दो सिचुएशन आ सकती हैं, कितनी, इक्विलिब्रियम के लिए दो सिचुएशन आ सकती हैं, ठीक है। नंबर 1 फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और दूसरा है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये दो सिचुएशंस हम जो है इक्विलिब्रियम आ सकती है एम्प्लॉयमेंट के, अगर हम देखने जाए तो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, ठीक है। जनरली इक्विलिब्रियम कब आता है, जब AD और AS होता है तो दोनों इक्वल होते हैं, या फिर एस सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है तो इक्विलिब्रियम आते हैं, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर हम देखें तो AD और AS इक्वल होने के बावजूद भी हो सकता है कि हमारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज ना हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि भाई हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी 100 करोड़ की है, लेकिन मार्केट में डिमांड 80 करोड़ और सप्लाई भी 80 करोड़, तो यहाँ पे AD और AS तो सेम हो गए, मतलब इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन हमारी सिचुएशंस क्या है, फुल्ली हमने पूरा का पूरा यूज रिसोर्सेज नहीं किए हैं, ठीक है। तो हम दोनों को हम 1 बाय 1 आगे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं इसे। ओके, तो अभी जो है हम देखेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट कब आता है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब होता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब होता है, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम स्ट्रक, मतलब कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज सिचुएशन अराइज व्हेन, कब ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन अराइज होती है, व्हेन AS इज इक्वल टू AD अलोंग विद द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि जो AS और AD जो है वो पूरे के पूरे दोनों एक सर्क हैं, एक समान है, इक्वल है, बट इसके साथ साथ क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो भी पूरा हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि भाई हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो है वो 100 करोड़ है, और अगर हमारी मार्केट की डिमांड AD एग्रीगेट डिमांड भी 100 करोड़ हो और एग्रीगेट सप्लाई भी 100 करोड़ हो, तो ऐसी सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमारी इकोनॉमी कितनी है, हमारी कैपेसिटी कितनी है 100 करोड़ की, हमारी कैपेसिटी कितनी है 100 करोड़ की, मार्केट में डिमांड कितनी है 100 करोड़ की, सप्लाई कितनी है 100 करोड़ की। तो ऐसी सिचुएशन में व्हेन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आर फुल्ली, ठीक है, ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, when the aggregate demand and aggregate supplies are equal, those situations will be known as fully employment equilibrium, ठीक है। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, फुल्ली एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है, जहां पे AS और AD इक्वल हो, या फिर IR और IS इज इक्वल टू दोनों सेम हो, प्लस देयर इज अ फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सभी का यूटिलाइजेशन से हो वो पूरा हो रहा हो, और AS और AD अगर सही हो तो ऐसी सिचुएशन को हम फुल्ली एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा चीज है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ऐसी सिचुएशन को हम कब कहेंगे, तो इट स्ट्रक व्हेन, मतलब ऐसी सिचुएशन कब आएगी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, स्ट्रक व्हेन AS एंड AD इज इक्वल बट रिसोर्सेज आर स्टिल नॉट फुली यूटिलाइज्ड, ठीक है। ऐसी सिचुएशन मतलब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड सेम हो, लेकिन इकोनॉमी के रिसोर्सेज जो है पूरी तरीके से यूटिलाइज ना हुए हो और इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी अभी भी बाकी रह गई हो, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल दिया था कि भाई कैपेसिटी जो है, इकोनॉमी की कैपेसिटी जो है, इकोनॉमी कैपेसिटी, ठीक है, इकोनॉमी की कैपेसिटी क्या है 100 करोड़, लेकिन मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कितनी है 80 करोड़, 80 करोड़, और एग्रीगेट सप्लाई कितनी है 80 करोड़, ठीक है। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, लेकिन क्या हमने इकोनॉमी के पूरे रिसोर्सेज यूटिलाइज किए पूरी तरीके से, नहीं, हमने यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज जो हैं हमने पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किए, मतलब कि 20 करोड़ के जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज नहीं हुए। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओके, तो दैट्स इट फॉर द डे। नोट डाउन योर होमवर्क एंड प्लीज डू इट एज सून एज पॉसिबल।
Okay, whatever term we have discussed today, you have to write down, you have to define following terms. ठीक है, वो सारे terms जो हमने आज डिस्कस किए हैं वो सारे टर्म आपको होमवर्क में करने हैं. ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, full employment equilibrium and under employment equilibrium. These 5 terms you have to define in your homework. तो ये आपका होमवर्क है. ओके, थैंक यू वेरी मच.